हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनआईटी जालंधर के बारे में, फॉर्मल इनफॉर्मल सारी डिटेल्स, कट ऑफ, प्लेसमेंट, एडमिशंस, हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर यार वीडियो के अंत में टिके रहना, क्योंकि अंत तक टिकोगे ना तो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी एनआईटी जालंधर के बारे में। अगर लास्ट तक नहीं टिके रहे तो आपकी मर्जी, फिर तो आप अपनी मर्जी के मालिक को बीच में छोड़ के चले गए तो क्या ही कहना। ठीक है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लो और कमेंट करके मुझसे वो डाउट पूछ लो। आप इतनी सी बात तो समझ गए होंगे, अपने एनआईटी में, आईआईटीज़ में काफ़ी दोस्त हैं, उनकी हेल्प से मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का ओवरव्यू चाहिए किसी भी एनआईटी का, आईआईटी का या मेडिकल कॉलेजेस का, तो मेरे को बताएं पर्सनली, नहीं कमेंट करके नीचे। तो खैर बिना देरी किए हुए डिस्कस करते हैं एनआईटी जालंधर के बारे में। तो आप पीछे बड़ी ही खूबसूरत इमेजेस देखते जाओगे एनआईटी की और बारी बारी में डिस्कस करते जाएंगे। बगल में थोड़ा बहुत लिखा हुआ भी आएगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब चलो बिना देरी किए पहले कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अगर आपको एनआईटी जालंधर जाना हो तो हवाई जहाज़ से, तो अमृतसर का एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं श्री गुरु राम जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ जाकर वहाँ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है जालंधर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर तुम ट्रेन से जाते हो छुक 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 करके, तो दो स्टेशंस पड़ेंगे, एक जालंधर सिटी, एक जालंधर कैंट। जालंधर सिटी से पास पड़ेगा एनआईटी जालंधर 13 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और जालंधर कैंट से लगभग 18 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है। तो आप डिसाइड कर लेना कौन से स्टेशन पे उतरना है। भैया मैं तो जालंधर सिटी उतरता हूँ क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। देखो एनआईआरएफ रैंकिंग का सीन क्या है। एनआईटी जालंधर की एनआईआरएफ रैंकिंग घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि 2020 में काफ़ी अच्छी रैंक है, 52 रैंक है इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग, काफ़ी अच्छी रैंक होती है ये अपने में। लेकिन अगर यहीं 2019 की बात करें तो भैया यार बताने में शर्म आ रही है, लेकिन आप अपने ही लोग हो यार, बता दूंगा, 113 इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग थी 2019 में। इससे पहले 2017 में इसकी रैंक रही है वो भी 100 से ऊपर, लेकिन 2018 में इसकी रैंक रही थी 74। अगर 2016 की बात करें तो इसकी रैंक रही थी 49। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होगी, क्योंकि आप एंटर कौन सी रैंकिंग में करते हो। मैंने जब एंट्री ली थी तब इसकी रैंकिंग थी 74, ठीक है। अब अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसकी रैंकिंग देखें, जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप ने रैंकिंग जो दी है और वीकली रैंकिंग्स जो होती हैं वो सब, तो ये अंडर 30 में रहता है, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग में इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि और काफ़ी कोर्सेज होते हैं इसमें, एमटेक, एमबीए, ये बीबीए वगैरह, तो इसकी वजह से पीएचडी, तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं ऐसे, तो जिसकी लेकिन सारे कोर्सेज अफेक्ट करते हैं पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं एनआईआरएफ रैंकिंग बनाने में। तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है और एनआईआरएफ रैंकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। तो अब बात कर लेते हैं कि कोर्स कौन कौन सा देता है एनआईटी जालंधर, यानी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसमें बीटेक के लिए। तो आपको बता दूँ, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस 11 हैं। और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आप डिस्प्ले पर देख सकते हो इधर, पर मैं मुँह से भी बताता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, और इसमें से देख के बताते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये 11 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक आध कम रह गई हो तो इधर देख लेना। अब बात करेंगे हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से पहले मैं आपको फ़ीस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट फ़ीस क्या है। देखो इंस्टीट्यूट फ़ीस को जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लासीफाई किया है। ये डिपेंड करती है आपकी फैमिली इनकम पर और आपकी कैटेगरी पर, तो थोड़ा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, मैं सब समझाता हूँ। देखो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी फैमिली इनकम है 5 लाख से ऊपर, तो भैया आपको नोटों की गड्डियाँ देनी पड़ जाएंगी। जैसे कि कितनी गड्डियाँ होंगी मैं बताने वाला हूँ, ये इंस्टीट्यूट फ़ीस बता रहा हूँ पहले। देखो कोटेशन मनी होगी आपकी 5000 रुपीज़ वन टाइम, मतलब एक ही बार देनी है आपको जब आप स्कूल में या कॉलेज में एंट्री लोगे, और ये रिफंडेबल फ़ीस है, ठीक है। अगर आप कॉलेज का कुछ नुकसान नहीं करते हो तो आपको ये 5000 पूरे मिल जाएंगे। यहीं पर आपकी ट्यूशन फ़ीस पर सेमिस्टर जो है 62,500 रुपीज़ है,
हाँ जी, बढ़िया सुन रहे हो आप, 62,500 रुपीज़। अगर यहीं हम अदर फीस की बात करें तो वो है 17,000। तो यहाँ पर टोटल फीस हो गई 84,500। तो जिनके भी पापा की सैलरी 5 लाख से ऊपर है, एनआईटी वालों का मानना है कि वो बहुत ही ज़्यादा रईस होते हैं और उनसे हम 84,500 रुपये के शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे। अब बात आती है कि जिन लोगों के पापा की सैलरी या फैमिली इनकम 1 से लेके 5 तक के बीच में है, 5 लाख तक के बीच में है, तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, कॉशन मनी जो है 1 टाइम रिफंडेबल, ये तो फिक्स है 5,000। ट्यूशन फीस में इजाफा मिलता है आपको, हैं वो कितना है 2/3 ऑफ 62,500 आपको जमा नहीं करनी। यानी अगर तो क्या करना है, कैलकुलेशन करके देख लो, 62,500 माइनस 2/3 62,500, तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये जो आए वो आपको पे करना है। ठीक है, तो आप अगर टोटल करके देखो इसका तो लगभग 47 से 50 हज़ार रुपये के बीच में आता है। तो जिनके फादर की सैलरी 1 से 5 के बीच में है उनको 45 से 50,000 के बीच में पे करना है। अब बात करते हैं जनरल ओबीसी स्टूडेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जिनके फादर की सैलरी 1 लाख से नीचे है, उनकी ट्यूशन फीस है निल, यानी 0। तो बात करते हैं कॉशन मनी की, 5,000 जमा करनी है, अदर फीस पर सेमेस्टर 17,000 जमा करनी है, तो ये लगभग 22,000 के आसपास उनको पे करना होता है। अब बात करते हैं SC ST के स्टूडेंट्स की, तो भैया मैं उन सबको बता दूं, SC ST के स्टूडेंट्स कोई भी हों, चाहे उनकी सैलरी 5 लाख से ऊपर हो, चाहे 1 से 5 के बीच में हो, चाहे 1 से कम हो, उनकी जो फीस है ट्यूशन फीस वो निल होगी, 0 होगी। तो बाद बाकी की बची हुई फीस 22,000 पे करनी है उनको। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजाफा मिलता है इन लोगों को, पर अच्छी बात है। अब मुझे नहीं पता इसमें अच्छी बात क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉस्टल फ़ीस की। तो देखो, हॉस्टल फीस में भी कॉशन मनी पे करना पड़ता है, 1 टाइम रिफंडेबल है 10,000 रुपीज़। आप जब कॉलेज को छोड़ोगे तो 10,000 आपके हाथ में वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर 8,500, मेस एडवांस पर सेमेस्टर 25,000 रुपीज़। देखो 25,000 रुपये हैं आपके खाने के, लेकिन खाना काफ़ी ठीक है, एवरेज से ऊपर मिलता है। सुबह लंच भी मिलता है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, डिनर भी मिलता है, साथ में स्नैक्स भी मिलते हैं 2 बार, एक बार 5:30 बजे अगर आपके सेमेस्टर के एंड एग्ज़ाम हो रहे हैं या माइनर 1 माइनर 2 हो रहे हैं तो रात के 11 साढ़े 11 बजे भी स्नैक्स मिलता है। ये वाला स्नैक्स नहीं, खाने के लिए बिस्किट और पराठे, मैगी, चाउमीन, ये वगैरह, ये वाला स्नैक्स मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं बिना देरी किए प्लेसमेंट स्टैटिक्स की। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स ये 2019 का बताऊंगा मैं सारा, लेकिन 2020 का काफ़ी अच्छा गया है। मैं 2020 का आपको एवरेज प्लेसमेंट बता दे रहा हूँ, पूरे कैंपस का लगभग 11.5 लाख रुपए है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है वो है 40 लाख रुपीज़ पर एनुअम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब लेकिन डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2019 की लिस्ट है। तो आप देखो, बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो मैं हर किसी का प्लेसमेंट स्टैटिक्स में बताना चाह रहा हूँ कितने % प्लेसमेंट होता है। तो आप सबको 2-3 ब्रांच बताता हूँ अभी। बायोटेक्नोलॉजी में 57% से ऊपर प्लेसमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग में 66 और 70 से ऊपर प्लेसमेंट है, लेकिन बाद बाकी की जितनी भी ब्रांचेस बची हैं, कंप्यूटर साइंस में तो लगभग 98, 94 ECE में ऐसा है। ठीक है, अब लेकिन बाद बाकी की जितनी भी ब्रांचेस बची हैं उनमें सब में 85% से ऊपर प्लेसमेंट है। ठीक है, ब्रांचेस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर ओवरऑल प्लेसमेंट देखा जाए तो इसका प्लेसमेंट जाता है 86.63%। इतनी बात समझ में आई? टिके हो यहाँ तक के नहीं? अगर टिके हो तो अच्छी बात है, नहीं टिके हो तो भैया आपका क्या ही करना। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज पैकेज की। लालच, जिसकी वजह से तुम सब NIT में जा रहे हो, तो उस बारे में तो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका एवरेज पैकेज जो होता है लाख पर एनुअम में बताऊंगा 4.56। ठीक है, 4.56 लाख पर एनुअम। यहीं केमिकल इंजीनियरिंग का 5.70, सिविल इंजीनियरिंग का 5.67, कंप्यूटर साइंस का 8.12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 9.70 सबसे ज़्यादा। ये 2019 का बता रहा हूँ, लेकिन 2020 का बहुत अच्छा आया है इस बार। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 6.21, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का 6.01 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5.88, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का 5.14। तो देखो, NIT जालंधर में 11 ब्रांचेस हैं, उन सबका आपको मैंने प्लेसमेंट का एवरेज बता दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे
इसको एनआईटी जालंधर को खास कौन कौन सी चीज़ बनाती हैं। देखो, एक तो इसकी एक टेक्सटाइल ब्रांच है और एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। ये दो ब्रांच यूनिक ब्रांच हैं, बहुत ही कम कॉलेजेस में होती हैं, जिनमें से एक अपना एनआईटी जालंधर भी है। जैसे कि आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल है, एनआईटी जालंधर में है। कपड़े का काफ़ी अच्छा खासा काम है, इसका प्लेसमेंट भी ठीक जाता है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट जो है 5.14 है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कट ऑफ रैंकिंग के बारे में। तो आप सबको पता है 2 तरीके की काउंसलिंग होती हैं। एक जोसा के द्वारा काउंसलिंग होती है जो कि राउंड 1 से राउंड 7 तक चलती है, और उसके बाद अगर सीट बचती हैं तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है जो कि सीएसए भी कंडक्ट कराती है। तो अभी हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, और आगे आप कहो तो इसके लिए नई वीडियो बना देंगे कट ऑफ के लिए, ठीक है, कमेंट करके बता देना। तो कट ऑफ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि कट ऑफ के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे वाली वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। तो कंप्यूटर साइंस की अगर कट ऑफ देखी जाए तो होम स्टेट की जो है वो है 11,096 और अदर स्टेट की है 10,068। इसी तरीके से आईटी की देखी जाए तो 13,479 रैंक होल्ड करनी है होम स्टेट वालों को, और अदर स्टेट वालों को 11,000, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की होम स्टेट वालों को 18,000 और अदर स्टेट वालों को 16,000। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होम स्टेट वालों को 38,000 और अदर स्टेट वालों को 24,957। और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, आप बस इससे अंदाज़ा लगा लो। और ये तो जोसा के एंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बताया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी इंपॉर्टेंट्स बातें। ये तो सारी डाटा एनालिटिक्स जो है ख़त्म हुआ। अगर आप टिके हो तो अब मज़ेदार बातें डिस्कस कर लें। कॉलेज में अगर गए तो उसमें लाइफ कैसी होगी, एग्ज़ाम कैसे होंगे, तो मैं आपको पहले एग्ज़ाम से ही चालू कर देता हूँ। देखो भैया, बहुत ही मज़े आने वाले हैं, आराम की ज़िंदगी जियोगे, 4 साल मस्त कटेंगी। लेकिन पढ़ोगे कैसे? अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको लालच आएगा कि यार 9 CG ले आओ, 8 CG ले आओ। अगर आप नॉर्मल पढ़ने वाले हो तो आप मस्त जियोगे, कहोगे यार बस पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ लो, 7 CG से ऊपर आ जाएंगे, मस्त ज़िंदगी कटेगी। है, प्लेसमेंट के टाइम पढ़ लेना यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो मज़े के लिए ही होते हैं ना, तो वो तो सब कर लेना आप, हैं। तो आप समझ गए होंगे, पढ़ना बिल्कुल कम पड़ता है, 2-3 दिन पहले पढ़ के आप आराम से 7 CG से ऊपर ला सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा क्लास में ध्यान देते रहना। और बंक की तो भैया कह सकते हो, मस्त बंक मारते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, किसी को बता मत देना। ये बात हम आपस में डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यार मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई समझो, कुछ भी समझो मेरे को, ठीक है। इसी वजह से मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पर यार आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने का और बगल में दिया हुआ बेल आइकन का बटन दबा देना। और अब हम बातें कर लेते हैं फिर कि सर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वहाँ क्या क्या है। देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ जिम है। अभी मेरे को सुनवाई में आया है कि लॉकडाउन में नई जिम इंस्टॉल हुई है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर पुरानी जिम की बात करें तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, पुराने इक्विपमेंट थे उसमें सारे, तो मज़ा भी नहीं आता था इतना। लेकिन अगर वाकई में नई जिम इंस्टॉल हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैंने उसकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी जिम है, सेटअप अच्छा है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों हैं। आउटडोर गेम्स में देखो, पहले ही बता दूँ आपको, हॉकी तो है ही नहीं। कुछ लोग समझ के जाते हैं कि पंजाब में है एनआईटी जालंधर तो वहाँ हॉकी तो होगा, लेकिन हॉकी गेम नहीं है भाई, बिल्कुल साफ बताता हूँ। वहाँ गेम है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस, और भी बहुत सारी गेम है। और बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ, मतलब लड़ाई वाले गेम नहीं है जो कि मुझे पसंद है, जैसे कि बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, रेसलिंग, ये बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन उनका भी ठीक है, हाथ पैर नहीं तोड़वाने स्टूडेंट्स के, इसीलिए नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर और क्या क्या चीज़ हैं जिनसे हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप सबको बता दूं, हाँ, आप फोटोग्राफी क्लब है, राजभाषा समिति है, इंग्लिश डिबेट क्लब है, कोडिंग निंजा है, ऐसे 36 से 40 क्लब हैं जिनको तुम ज्वाइन करके सीनियर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। अब मैं अच्छी बात बता दूं आपको हॉस्टल से रिलेटेड, क्योंकि आपको 4 साल बिताने हैं कॉलेज में, तो उसकी रगों की जानकारी दूंगा आपको, उसकी अंदर की बारीक से बारीक जानकारी दूंगा आपको। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर वालों को अलग हॉस्टल मिलेगा, सेकंड ईयर वालों को अलग, थर्ड ईयर वालों को अलग, फोर्थ ईयर वालों को अलग। तो हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों को जब मिलता है तो काफ़ी छोटा कमरा होता है, 2 लोग रहते हैं उधर। खैर कोई नहीं, एडजस्ट कर लोगे मज़े से, क्योंकि हॉस्टल में तो आप लोग ज़्यादा रहोगे ही नहीं, रहोगे कहाँ पे, बाहर मस्ती काटोगे, ठीक है। और थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है फर्स्ट ईयर में, 2-3 महीने आपको जो है लेट नाइट नहीं निकलने देंगे 8 बजे के बाद, तो इतना ध्यान में रखें। ये सब पर्सनल बातें हैं, मैं आप सबसे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, छोटे भाई हो। मैंने तो मान लिया यार, अब तुम मानोगे कि नहीं, तुम मेरे चैनल पर क्या रिएक्शन देते हो वो बताएगा कि वाकई में
मैं तुम्हें समझ में आ रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं अगर टिके हुए हो यहाँ तक तो, जैसे कि और सर स्किल्स में डेवलप्ड कैसे कैसे कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखो 154 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी हाइजीनिक बिल्डिंग्स भी हैं, खाने पीने के लिए, मस्ती काटने के लिए बहुत सारी स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स भी हैं, बहुत सारे नहीं एक ही है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ठीक है। तो आप सब आना भाई, आप लोगों का वेलकम है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ब्रांच लेते हो तो सेंट्रल एसी वाली बिल्डिंग है, वैसे तो अच्छी है, क्लासरूम हाइजीनिक है एकदम, और हाइजीनिक तो होते ही है, मतलब एकदम न्यू फॉर्म में है क्लासरूम, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, काफ़ी नई बिल्डिंग है, अभी एस्टेब्लाइज्ड हुई है कुछ बिल्डिंग्स तो, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अच्छा है कॉलेज, आपका मोस्ट वेलकम है कॉलेज में। लेकिन उसके साथ साथ मेरा VR चैनल सब्सक्राइब कर देना, बार बार इसीलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, मैंने हाइड कर रखे हैं, और आप लोग बताएंगे कि मेरे को ये कब ओपन करना है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू यार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो डिटेल्स में कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में। और किसी भी कॉलेज का कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग, कोई भी रैंकिंग से रिगार्डिंग, कोई भी परसेंटाइल से रिगार्डिंग डाउट हो तो बेफिक्र होके पूछ लीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।